नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव की। चूंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले 4 महीने के अंदर होना है, उनमें बंगाल पर पूरे देश की नजर कई कारणों से लगी हुई है। उसमें जो सबसे बड़ा कारण वो यह है कि बंगाल में जो वर्तमान सरकार है वो सबसे अधिक समय से है। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में 10 वर्षों से सरकार है, पी विजयन की सरकार है, एलडीएफ की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की जो सरकार है, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट कह लीजिए आप, वो 5 वर्षों से है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी में पिछली बार सरकार बदली थी 2021 के विधानसभा चुनाव में। असम में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से सरकार है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा 5 साल से मुख्यमंत्री है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से सरकार में है। और बंगाल के बारे में एक चीज प्रचलित है कि बंगाल जिससे भी प्यार करता है जल्दी साथ नहीं छोड़ता। तो क्या 15 वर्षों के बाद फिर से बंगाल ममता बनर्जी के साथ जाएगा, या ममता बनर्जी की चूल्हे हिलाने का जो लगातार भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों से प्रयास कर रही है, तो इस प्रयास में क्या भारतीय जनता पार्टी सफल होगी? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, चूंकि बंगाल के चुनाव में केवल 2 ही दल दिख रहे हैं। आज की डेट में अगर देखेंगे तो केवल 2 ही दल है। तीसरा और चौथा जो भी दल होगा वहां वो वोट कटवे वाली स्थिति में ही होगी। किसी न किसी पार्टी को खुद चुनाव जीतने से ज्यादा किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ेगी। कोई भी तीसरी, चौथी, 5वीं पार्टी जो भी हो, मुख्य लड़ाई सत्ता की लड़ाई सीधा है आमने सामने बीजेपी और टीएमसी के बीच। वीडियो पूरा देखिएगा और आप किन किन बातों से सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कहां से के रहने वाले हैं मित्रों, यह भी जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि हम जान सके कि आप क्या जानना चाहते हैं बंगाल की राजनीति के बारे में। और अपना विधानसभा क्षेत्र का नाम जरूर लिखिएगा। तो आज बात करते हैं बंगाल के वो 4 एम फैक्टर। 4, चूंकि ममता बनर्जी का नाम भी एम से ही शुरू होता है, ठीक है, तो इसीलिए ममता बनर्जी के साथ जो 4 एम फैक्टर है वो इस बार बंगाल के चुनाव के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। और यही इसी 4 एम पर निर्भर करेगा कि ममता बनर्जी रहने वाली हैं या ममता बनर्जी जाने वाली हैं। बीजेपी अभी नहीं तो कभी नहीं, युद्ध स्तर पर आप कह सकते हैं लड़ाई को बीजेपी लेकर जा रही है। पिछली बार जो गलतियां बीजेपी से हुई है, उन गलतियों को बीजेपी इस बार सुधारने का प्रयास कर रही है। तो कौन से 4 एम हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे? तो सबसे पहला एम है महिला सुरक्षा। मित्रों, पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, हर बार महिला मतदाता ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी ताकत रही है। ममता बनर्जी खुद महिला है। महिलाओं को खुश करने के लिए यद्यपि ममता बनर्जी ने काफी कुछ किया है, कहीं कोई दो मत नहीं है। आर्थिक सहायता देने की बात हो, हर तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए ममता बनर्जी ने काम किया है। बिहार चुनाव में हमने देखा कि महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने का कितना असर पड़ा नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। ये बातें भी ममता बनर्जी के ध्यान में भी है और बीजेपी को भी पता है ये चीजें कि महिला, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा दोनों में डिफरेंस होता है। मित्रों, जिस प्रकार की विगत वर्षों में बंगाल में महिलाओं पर के साथ घटनाएं घटी है, उसका इस चुनाव पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा, आपको दिख रहा है। कहीं भी जैसे अगर हम केवल कुछ आंकड़ों की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, एनसीडब्ल्यू की एक शाखा है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। इसके रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड की राजधानी कोहिमा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, भुवनेश्वर उड़ीसा, मुंबई, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और त्रिपुरा की राजधानी ईटानगर को माना गया है कि देश भर में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, जहां पर महिलाएं देर रात भी घूम सकती हैं, महिला सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये ऐसे शहर हैं। कुछ वर्ष पहले तक 2016 तक बंगाल की राजधानी कोलकाता भी ऐसे ही एक शहर में गिना जाता था जहां महिलाएं
खुद को कंप्लीट सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन दिन प्रतिदिन कोलकाता की पहचान, पूरे बंगाल की पहचान, इस पहचान में महिला सुरक्षा के मामले में जो बंगाल की पहचान थी उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। महिलाएं वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं खुद को। कई आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना की बात कीजिए, चाहे विगत दिनों दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज के छात्रा के साथ जिस प्रकार की घटना घटी, और उसके बाद भी ममता बनर्जी का यह बयान देना कि देर रात, मतलब जो पीड़ित है उसी पर दोषारोपण कर देना कि वो चूंकि देर रात घर से बाहर थी इसीलिए उसके साथ ऐसी घटना घट गई। तो ये कई इसके अलावा कई घटनाएं हैं, ठीक है, जिसके आधार पर एक माहौल ऐसा बना है कि महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है बंगाल में। और इन घटनाओं के पीछे जब कभी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता है तो माना जाता है कि बंगाली, ये जो महिलाओं पर सुरक्षा का खतरा है उसमें बंगाली से कोई बंगाली नहीं है, बल्कि बाहर से आए हुए लोग इसके लिए जिम्मेवार है। ममता बनर्जी की टीएमसी इसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जिम्मेवार ठहराती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इसमें, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इसमें बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी इस काम के लिए जिम्मेवार है। सबसे बड़े अधिकतर जगह पकड़े जा रहे लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी हैं। इसके अलावा पुलिस ताना, मतलब ममता बनर्जी की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें जो कानून व्यवस्था का मामला है वो निचले पायदान पे है। ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस प्रशासन पर ममता बनर्जी की कमजोर होती पकड़ का परिणाम है कि जिस प्रकार की मेडिकल कॉलेज वगैरह की छात्राओं के साथ भी जिस प्रकार का घटनाएं घट जाती है, तो ये बंगाल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और जिसको इस पर लगातार राजनीति होती रही है। विगत 2 वर्षों से 2023 से लेकर अब तक लगातार जो है ममता बनर्जी पर महिला सुरक्षा के मामले में फेल होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वहां कांग्रेस पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी ममता बनर्जी पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी की प्रायोरिटी लिस्ट में अब महिला सुरक्षा नहीं रही। तो एक सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी उसके बचाव में कहती है कि महिलाओं को रात में घूमना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सुनसान इलाकों में सतर्कता बरतनी चाहिए। ये बात सही है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि नागरिकों के लिए सुरक्षा मुहैया कराना है, जिस पर सवाल बीजेपी लगातार उठाती जा रही है। तो पहला एम हो गया महिला का। दूसरा एम है मतुआ। मित्रों, मतुआ वह समुदाय है जिसे बंगाल की राजनीति में नामशूद्र कहा जाता था, जिसे कहा जाता है भी कह सकते हैं आप। मतुआ वह समुदाय है जिसके टाइटल पहले चांडाल हुआ करता था। मतुआ वह समुदाय है जो बंगाल और बांग्लादेश में एक बड़ी आबादी है मतुआ समुदाय की। बांग्लादेश में अब जो हिंदू आबादी बच गई है उसमें अधिकतर मतुआ समुदाय के लोग हैं, हिंदू समाज की अनुसूचित जाति के लोग हैं ये, जिनकी बंगाल की आबादी में जो दलितों की संख्या है उसमें राजवंशियों के बाद इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और ये वो मतुआ समुदाय है मित्रों जो बंगाल की राजनीति में अपनी पहचान की संकट से गुजर रहा है। मतुआ वो समुदाय है मित्रों जो नागरिकता भारत की चाहिए उसके संकट से जूझ रहा है। मतुआ वह समुदाय है जो मतदाता सूची में अपना नाम उसका होगा या नहीं होगा इस समस्या से जूझ रहा है। और इन्हीं मुद्दों पर बंगाल में राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी एक तरफ चुनाव आयोग के एसआईआर के बहाने केंद्र सरकार पर मतुआ समुदाय की समस्याओं का ठीकरा फोड़ना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मतुआ समुदाय की हर समस्याओं का जनक ममता बनर्जी और ममता बनर्जी जैसी सरकार जो तुष्टीकरण में, जिसके सामने सबसे प्रमुख विषय होता है चुनावी राजनीति के लिए तुष्टीकरण एक संप्रदाय विशेष का,
तो उस राजनीति को जिम्मेवार ठहराती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण इन मतुआ समुदायों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। एक और फैक्टर है मतुआ समुदाय के साथ, मतुआ समुदाय की स्थापना, इस जो परंपरा है मतुआ परंपरा, उसकी स्थापना 1860 ईस्वी में हरिश्चंद्र ठाकुर ने किया था। और हरिश्चंद्र ठाकुर ने कम से कम स्वाभिमान, जब उन्हें इन जाति के लोगों को चांडाल कहा जाता था, तो इसके अंदर आत्म स्वाभिमान, आत्मविश्वास पैदा करने वाला हरिश्चंद्र ठाकुर की के परिवार से ही शांतनु ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। इस समुदाय का झुकाव बीजेपी के साथ रहा है और इस समुदाय का प्रभाव जो है, आप कह सकते हैं कि लगभग 45 विधानसभा क्षेत्र में बंगाल के जबरदस्त प्रभाव है इनका, 45 विधानसभा क्षेत्र में। और ये जाति जो है मतुआ समुदाय की सबसे बड़ी आबादी, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व बर्धमान, दक्षिण बंगाल में हावड़ा और उत्तर बंगाल में कूच बिहार और मालदा जिलों में ये मतुआ समुदाय के लोग हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी इस वोट बैंक का इस्तेमाल, उनकी नागरिकता, उनकी मतदाता सूची में नाम के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रही है। वही भारतीय जनता पार्टी इस सब के लिए दोषी ठहरा रही है जोगेंद्र नाथ मंडल टाइप की पॉलिटिक्स को, कि मतलब जब जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से वापस भाग कर आना पड़ा उत्पीड़न के कारण, तो बांग्लादेश और भारत, मतलब भारतीय जनता पार्टी उन मतुआ समुदाय को हिंदू के रूप में उनके साथ खड़ी होकर उनके साथ राजनीति करना चाहती है। तीसरा अहम है बंगाल की राजनीति में, जो इस बार ममता बनर्जी पर भारी पड़ रही है, जिसके लिए ममता बनर्जी लगातार परेशान है, जिसके कारण ममता बनर्जी चिंतित है। और यही वो फैक्टर है जो चुनाव परिणाम का फैसला करेगा। वो है बंगाल की 30% आबादी, मुसलमान आबादी। बंगाल में 30% जो मतदाता हैं मुसलमान, जिनका कि लगभग 60 विधानसभा क्षेत्रों में एक छत्र प्रभाव है, एक छत्र प्रभाव है। और लगभग 100 विधानसभा सीट पर यह परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसे बंगाल में मुसलमान महत्वपूर्ण नहीं हो, और ये मुसलमान मतदाता मित्रों, मैं बताऊं 2016 से लेकर अब तक ममता बनर्जी के परमानेंट वोट बैंक है। ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन मुसलमान मतदाताओं का है। बंगाल की राजनीति से जब तीसरी शक्ति कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी जैसी ताकतें कमजोर होती गई, वैसे वैसे मुस्लिम मतदाताओं पर ममता बनर्जी का एक छत्र कब्जा होता गया। कभी एबी गनी खान चौधरी मुसलमानों के बड़े नेता हुआ करते थे, कभी वामपंथ फेवरेट राजनीतिक दल हुआ करता था मुसलमानों के लिए, बंगाल के मुसलमानों के लिए, कभी मोहम्मद सलीम बड़े नेता हुआ करते थे मुसलमानों के, सीपीएम के, कई ऐसे चेहरे हुआ करते थे। आज बंगाल की राजनीति में मुसलमान, चूंकि बीजेपी के उभार के बाद और गोलबंद है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन ममता बनर्जी के सामने चुनौती है इस चुनाव में। चुनौती, कुछ मुसलमान नेता ऐसे हैं, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की पार्टी में थे, लेकिन अब उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करके ममता बनर्जी के लिए समस्या खड़ा कर दिया। और समस्या कितना बड़ा है आप इसी बात से अनुमान लगाइए कि जिस दिन बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद में शिलान्यास करने जा रहे थे फरहाद हुमायूं कबीर, उसी दिन टीएमसी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल दिया। पता है कि इस प्रकार की राजनीति का परिणाम क्या हो सकता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हुमायूं कबीर के इस प्रकार के गतिविधियों का क्या उल्टा असर हो सकता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब्बास सिद्दीकी, दूसरा संकट, पिछले बार बहुत सफलता नहीं मिली, एक ही विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सके अब्बास सिद्दीकी पीरजादा। इस बार इंडिया सेक्युलर फ्रंट के प्रमुख
चर्चा ऐसी है कि हुमायूं कबीर से हाथ मिलाकर एक बड़ा मोर्चा, पिछली बार ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़े थे, इस बार हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करके लड़ने की बात हो रही है। साथ में असदुद्दीन ओवैसी के भी इस गठबंधन में शामिल होने की चर्चा हो रही है। मतलब बंगाल में ओवैसी, फुरफुरा शरीफ, अब्बास सिद्दीकी और हुमायूं कबीर, ये सब गठबंधन मतलब मुसलमानों की एक अलग पहचान के साथ राजनीति करने का प्रयास हो रहा है। अगर यह प्रयास थोड़ा सा भी सफल हुआ, मतलब 30% मुसलमानों में 1/3 वोट भी अगर इसने काट लिया, तो ममता बनर्जी की पराजय निश्चित है, निश्चित पराजय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये एक बड़ा संकट है। एम फैक्टर, मुसलमान फैक्टर तीसरा, पहला हो गया महिला फैक्टर, दूसरा मतुआ फैक्टर, तीसरा मुसलमान फैक्टर और चौथा फैक्टर है मोदी। एम फॉर ममता, एम फॉर मोदी। सीधा बंगाल में लड़ाई ममता वर्सेस मोदी की होगी और ममता वर्सेस मोदी की इस लड़ाई में बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है अभी, उसका आने वाले चुनाव में बड़ा भारी असर होना है। दूसरा असर होना है सरकारी योजनाओं के मामले में, केंद्र सरकार की योजना वर्सेस ममता सरकार की योजना, मतलब मोदी की योजना और ममता की योजना, इसके बीच भी मुकाबला होना है। तो ये 4 एम फैक्टर ऐसे हैं जिस पर बंगाल की राजनीति का भविष्य, चुनाव का परिणाम कंप्लीटली निर्भर है। आप क्या मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप कहां से हैं, अपना विधानसभा क्षेत्र कम से कम नाम जरूर बताइएगा यदि आप बंगाल से हैं तो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।